हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे मुस्लिम लॉ के अंडर में वसीयत यानी कि विल के कॉन्सेप्ट को। क्या क्या कंडीशंस होती है मुस्लिम लॉ में वसीयत करने के लिए, कौन वसीयत कर सकता है, कितनी प्रॉपर्टी को वसीयत किया जा सकता है, ये सब आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा। और आप लोग वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता रहे। अब इसके अंदर जाने से पहले हम वसीयत को पहले ध्यान से समझते हैं, क्योंकि वसीयत और लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दोनों जो है वो अलग चीज़ हैं, तो आप इस चीज़ को जो है मिसमैच ना करें। अब क्या होता है कि एक पर्सन, कोई एक आदमी है जिसने अपनी ज़िंदगी में 10 लाख रुपए कमाए और उसकी जो उम्र है 50 साल उम्र में वो डेथ कर गया है। अभी उसकी ज़्यादा नहीं हुई है, 50 साल की उम्र में उसकी डेथ हो गई और उसके पास 10 लाख रुपए हैं उसकी कमाई के। अब यहाँ पर जो 10 लाख उसने कमाई है, ये लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के रूल से गवर्न होगा। मतलब इसमें अब ये जो 10 लाख रुपए हैं, ये जो है किस तरह से जो मरने वाले के एयर्स हैं उनके बीच में किस तरह से बटेगी, किस तरह, कितनी बीवी के पास जाएगी, कितना बच्चों के पास जाएगी, लड़के के पास, बाप के पास, वो होता है लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। लेकिन वसीयत क्या होता है कि कोई पर्सन कितनी, मान लीजिए उसकी 30 साल, 40 साल, 50 साल उम्र हो सकती है, तो वो लिख के दे देता है कि मेरी ये प्रॉपर्टी जो है उसको दी जाएगी मेरे मरने के बाद। अब विल जो है ये जीते जी नहीं की जाती, मरने के बाद की जाती है। विल जो है वो अपनी इच्छा से लिख रहा है उस चीज़ को, समझिए, वो अपनी इच्छा से एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर रहा है कि मेरे मरने के बाद मेरी ये जो वसीयत है ये आप इसके नाम कर दीजिए। लेकिन लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो है वो हमें बताता है कि जो कमाई हुई प्रॉपर्टी है उसको मरने के बाद कितना शेयर किस किस के पास जाएगा, वो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस से गवर्न किया जाता है। और उसका जो पूरा प्रोसीजर है वो कुरानिक प्रोसीजर है, कुरान से लिया गया प्रोसीजर है। तो उसमें कोई भी मुस्लिम जो है किसी भी तरह से फेरबदल नहीं कर सकता है। अब मुस्लिम लॉ के अंदर वसीयत का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं है। मुस्लिम लॉ में विल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अब इसके अंदर जो है एक लिमिटेशन है कि आप जो है एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा जो है वसीयत नहीं कर सकते हैं। मतलब 1/3 यानी कि 1/3, 1/3, 1/3 प्रॉपर्टी से ज़्यादा वसीयत नहीं कर सकते हैं। ये एक लिमिटेशन बता दी है। अब 1/3 का रूल कहाँ से निकल के आया है ये हम आगे जानेंगे, उससे पहले हम पढ़ लेते हैं विल। तो डिफाइन कर रहा है इंस्ट्रूमेंट बाय विच अ पर्सन डिस्पोजिशन हिज प्रॉपर्टी। डिस्पोजिशन हिज प्रॉपर्टी यानी कि वो जो उसकी प्रॉपर्टी है उसको वो क्या है, किसी और को ट्रांसफर कर रहा है, टू टेक द इफेक्ट आफ्टर हिज डेथ। अब ये जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है ये कब इफेक्ट में आएगा? वसीयत करता यानी कि जो वसीयत कर रहा है, जिसको हम टेस्टेटर बोलते हैं, उसके मरने के बाद ये इफेक्ट में आएगा। विच इज इन इट्स ओन नेचर एम्बिग्युएटरी एंड रिवोकेबल ड्यूरिंग हिज लाइफ। अब किसी भी वक्त जो टेस्टेटर है यानी कि जो वसीयत करता है उसकी ज़िंदगी में किसी भी वक्त जो है ये प्रॉपर्टी जिसको उसने लिखा है ट्रांसफ़र करने के लिए, ये कभी भी रिवोकेबल हो सकती है, ये कह रहा है। मतलब ये कभी भी वापस हो सकती है, विल कैंसिल हो सकती है उसके जीते। द प्रॉफिट हैज़ डिक्लेयर्ड दैट द पावर शुड नॉट बी एक्सरसाइज टू द इंजरी ऑफ लॉफुल एयर्स। प्रॉफिट मोहम्मद बी पीस अपॉन हिम, उन्होंने क्या कहा है कि जो विल, जो वसीयत की जाती है वो अपने लॉफुल एयर्स को नहीं की जा सकती है। मतलब लॉफुल एयर्स कौन है? जिनको कुरान में शेयर मिला हुआ है, कुरान के लॉ के अकॉर्डिंग जिनको हिस्सेदारी मिली हुई है प्रॉपर्टी में, उनकी बात कर रहा है, उन लीगल एयर्स की बात कर रहे हैं। अब मुस्लिम लॉ के अंदर में ये जो वसीयत का कॉन्सेप्ट आया, ये जो ओरिजिन हुआ है, ये कहाँ से हुआ है? प्रॉफिट की एक हदीस की बात करते हैं
तो प्रॉफिट के एक कंपेनियन थे जिनका नाम था साद इबन अबी वक्कास। ये जो थे ये प्रॉफिट के कंपेनियन थे और ये बहुत बीमार हो गए हैं। तो ये एक बार बहुत बीमार हो गए हैं और जो प्रॉफिट थे, प्रॉफिट उनके पास पहुंचते हैं और उनसे उनकी वसीयत के बारे उनसे उनकी प्रॉपर्टी के बारे में पूछते हैं कि तुम्हारे पास इतनी प्रॉपर्टी है और तुमने इसका क्या किया है। तो वो बताते हैं कि मैंने जो है अपनी जो प्रॉपर्टी है सारी एक बाहरी व्यक्ति को, थर्ड पर्सन को दे दी है। तो प्रॉफिट ने कहा तुम्हारे बच्चों का क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे बच्चों के लिए मेरे पास एक सफिशिएंट प्रॉपर्टी है। तो प्रॉफिट ने क्या कहा कि भाई तुम जो बाहरी व्यक्ति है, जो बाहर वाला इंसान है, आप उसको 1/3 से ज्यादा प्रॉपर्टी जो है वसीयत ना करें। तो यहां से निकल के आया है ये कॉन्सेप्ट वसीयत का। लेकिन ये तो सिर्फ एक रूल है, आगे हम इसके और रूल पढ़ेंगे। तो क्या कह रहे हैं? He said no, I said half, he said no। अब उन लोगों के बीच में बातचीत हुई तो जो प्रॉफिट के कंपेनियन थे उन्होंने कहा अच्छा ठीक है मैं आधी प्रॉपर्टी दान कर देता हूँ। प्रॉफिट ने कहा नहीं, आधी भी नहीं करनी। फिर प्रॉफिट ने उन्हें कहा कि आप जो है सिर्फ 1/3 प्रॉपर्टी जो है किसी भी स्ट्रेंजर को दान में दीजिए। 1/3 से ज्यादा प्रॉपर्टी आप किसी को भी दान में नहीं दे सकते हैं। 1/3 से ज्यादा यानी कि 1/3 से ज्यादा। अब क्या क्या वैलिड कंडीशंस है? सबसे पहले तो क्या है कि 1/3 प्रॉपर्टी जो है वो दी जाएगी, लीगल एयर्स को नहीं दी जाएगी। जिनको लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में, जिनके लिए कुरान में ऑलरेडी शेयर है, जिनका नाम दिया गया, उन लोगों को विल नहीं की जाएगी, 1/3 विल की जाएगी। फिर आगे आता है और अगर 1/3 1/3 से ज्यादा अगर आप किसी को वसीयत करते हैं तो जो आपके लीगल एयर्स हैं, आपके मरने के बाद अगर वो अपनी कंसेंट दे देते हैं तो फिर जाकर आप 1/3 से ज्यादा किसी को वसीयत कर सकते हैं। और वसीयत की हुई प्रॉपर्टी जो है वो किसी को भी कर सकते हैं, कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई भी आउटसाइडर, कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है, किसी को भी आप कर सकते हैं 1/3 प्रॉपर्टी की विल। अब एक चीज और जो सबसे मेन समझ लेते हैं कि एक आदमी ने क्या करा, अपनी 1/3 प्रॉपर्टी जो है वो अपने एक बेटे के नाम कर दी, विल कर दी कि मैं अपनी एक जो शेयर है वो तो उसको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उसने अपनी मर्जी से ये कह दिया कि भाई मैं 1/3 प्रॉपर्टी अपने छोटे बेटे का नाम करना चाहता हूँ और उसने वसीयत कर दी। अब यहाँ पर अगर बड़ा बेटा जो है उसका एक ही बड़ा बेटा है, बस बड़ा और छोटा, छोटे के नाम उसने वसीयत कर दी। अब बड़ा बेटा अगर अपनी कंसेंट दे देता है कि ठीक है मैं राजी हूँ, अगर पिताजी जो है वो चाहते हैं अपनी 1/3 प्रॉपर्टी छोटे बेटे के नाम करने तो मैं राजी हूं और वो दे सकते हैं, तो यहां पर विल जो है फिर वो वैलिड हो जाएगी, यहां पे वॉइड नहीं होगी, वैलिड हो जाएगी इस कंडीशन में विल। फिर कह रहा है द टेस्टर मे बी कॉम्पिटेंट टू मेक द विल। टेस्टेटर जो वसीयत करता है वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए, मतलब वो जो है उसके पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए, वो मेजर होना चाहिए एक विल करने के लिए। फिर लेगेटी मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू मेक द लीगेसी। जो लेगेटी है, लेगेटी मतलब जो विल कर रहा है वो एक कॉम्पिटेंट होना चाहिए। फिर सब्जेक्ट टू बेक्विथ मस्ट बी वैलिड वन। जो चीज वसीयत की जा रही है वो वैलिड प्रॉपर्टी होनी चाहिए, वो एक क्लियर प्रॉपर्टी होनी चाहिए, वो किसी का हिस्सा ना हो, किसी का हिस्सा मार के या किसी को जो है अनड्यू इन्फ्लुएंस या फ्रॉड कुछ भी इस तरह का ना हो, वो एक वैलिड प्रॉपर्टी हो वसीयत जिसको की जा रही। अब जो प्रॉपर्टी वसीयत की जा रही है वो 1/3 से ज्यादा है, तो उसमें कौन सा डॉक्ट्रिन ऑफ कंसेंट क्या है ये समझते हैं। सुन्नी लॉ और शिया लॉ दोनों में बहुत माइनर सा डिफरेंस है, ध्यान से सुनिए। अब सुन्नी एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति ने क्या किया कि उसने वसीयत लिख दी कि ये जो व्यक्ति है मैं इसको अपनी 2/3 प्रॉपर्टी जो है वो वसीयत कर रहा हूं, वसीयत करना चाहता हूं। अब अगर वो सुन्नी है और उसके मरने के बाद जो उसके लीगल एयर्स हैं,
मतलब जिसने वसीयत की है उसके लीगल एयर्स अगर कंसेंट दे देते हैं कि ठीक है हम राजी हैं और हमारे पिताजी ने कहा था कि वो 2/3 प्रॉपर्टी दान करना विल करना चाहते हैं तो हम राजी है, तो वो जो है वो वैलिड हो जाएगा। और शिया लॉ में क्या है, शिया लॉ में जो है मरने से पहले यानी कि जो वसीयत कर रहा है अगर वो 1/3 से ज़्यादा वसीयत करना चाहता है तो उसके मरने से पहले या मरने के बाद, डेथ के बाद जो उसके लीगल एयर्स हैं अगर वो कंसेंट दे देते हैं तो उनकी कंसेंट जो है वो वैलिड होगी और 1/3 से ज़्यादा प्रॉपर्टी जो है वसीयत की जा सकती है। रीड करते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ consent. According to exception of the above noted general rule, the bequest of more than 1/3 of the testator property is valid if the other heirs give their consent to it. Consent when to be given? अब कब दी जाएगी? According to Sunni law, the consent must be given after the death of testators, और Shia law में the consent may be given before and after the death of testators. बेक्वेस्ट फॉर पायस पर्पस, पायस मीन पवित्र पर्पस। अगर वसीयत जो है किसी पवित्र पर्पस से की जाती है तो वो कौन कौन से पर्पस हैं वो देख लेते हैं। पहला है बेक्वेस्ट फॉर फर्ज, यानी कि फर्ज के लिए वसीयत। अब वो फर्ज वर्ड जो है ये बताता है कि क्या क्या कुरान में जो है एक मुस्लिम के लिए क्या क्या चीज़ें कंपलसरी बताई गई हैं, तो वो फर्ज होता है जिसमें पहला है हज, देन ज़कात, देन एक्सपायशन फॉर प्रेयर मिस्ड बाय मुस्लिम, यानी कि अगर कोई मुस्लिम कोई नमाज मिस कर देता है तो उसको फुलफिल करने के लिए वो जो है अपनी जो प्रॉपर्टी है उसमें से अगर वो बेक्वेस्ट करता है तो उसको जो बेक्वेस्ट फॉर पायस पर्पस में काउंट किया जाएगा। फिर है बेक्वेस्ट फॉर वाजिब। अब वाजिब क्या है? वाजिब जो है इसके लिए आपको सिर्फ रिकमेंड किया गया है, सलाह दी गई है, आपको कंपलसरी नहीं किया, ऑब्लिगेटरी नहीं किया गया है कि आप इस काम को करिए ही करिए। आपको बताया गया है कि अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है, अगर आपकी हैसियत है तो आपको ये काम करना चाहिए, आपको सलाह दी गई है इस काम को करने के लिए, तो एक मुस्लिम को वो काम करना पड़ता है। अब जैसे कि हम इस चीज़ को समझते हैं एग्जाम्पल से, अब जब फास्टिंग होती है, रमज़ान का महीना होता है और रमज़ान के महीने के बाद जब फास्ट ख़त्म हो जाते हैं तो उस फास्ट के लास्ट ब्रेक करने पर जो पैसा जो चैरिटी के लिए निकाला जाता है उसको हम वाजिब कहेंगे। देन है बेक्वेस्ट फॉर नवफिल। नवफिल मतलब अब कोई भी ऐसा पर्पस जो वॉलेंट्री नेचर के लिए है, जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स के लिए है, जैसे कि एक मुस्लिम जो है वो अपने प्योरली अपनी आज़ादी से कोई पुअर को, कोई बहुत गरीब है उसको अपनी प्रॉपर्टी दे सकता है जिससे कि उसका जो स्टैंडर्ड हो वो थोड़ा बैलेंस हो जाए उसका स्टैंडर्ड, या फिर वो मॉस्क्यू बनवा सकता है, मस्जिद बनवा सकता है, कोई ब्रिज बनवा सकता है। मतलब यहाँ वो उस काम को करने के लिए बिल्कुल उसको बाउंडेशन नहीं है, वो वॉलेंट्री अपने उस काम को कर रहा है। तो ये कुछ बातें होगी बेक्वेस्ट फॉर पायस पर्पस से। अब मुस्लिम लॉ में एक माइनर मतलब छोटा, जिसकी उम्र जो है अब 18 साल से कम है। अब यहाँ पर विल समझ रहे हैं हम, विल वसीयत, तो हम यहाँ पर जो एज कंसिडर करेंगे वो 18 इन केस ऑफ पेरेंट्स एंड इन केस ऑफ गार्जियन 21 साल। आप इस चीज़ को याद रखिए, वसीयत करने के लिए एज मेजर जो होती है वो 18 साल होती है, वैसे मुस्लिम्स में जो मेजर एज होती है वो 15 साल होती है। तो अगर कोई माइनर है और वो वसीयत कर देता है, वसीयत कर सकता है माइनर भी, लेकिन जब वो मेजर हो जाएगा वहाँ उसको उस चीज़ को रेटिफाई करना पड़ेगा, उस चीज़ को जो है कबूल करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि भाई हाँ मैंने बिल्कुल जो है ये वसीयत की थी और मैं इसको कंटिन्यू मानता हूँ। और एक एग्जाम्पल और मैं आपको इस चीज़ में समझा देती हूँ। एक आदमी जो है, एक बुजुर्ग आदमी है, उसने वसीयत अपने पोते के नाम करी है, एक वसीयत कर दी कि मैं 1/3 प्रॉपर्टी अपने पोते को देना चाहता हूँ। अब ये जो पोता है यानी कि जो बुजुर्ग आदमी वसीयत कर रहा है उसके बेटे का बेटा, ये लीगल एड्स में नहीं आता है।
लीगल एयर्स मीन कुरान में जिन जिन का शेयर गिवन है ये उनमें नहीं आता है। तो अब जो आदमी वसीयत कर रहा था उसकी वाइफ अगर ऑब्जेक्शन करती है कि भाई मुझे ऑब्जेक्शन है, या उसका बड़ा बेटा ऑब्जेक्शन करता है कि हम नहीं चाहते कि आप जो है इस पोते को अपने 1/3 प्रॉपर्टी जो है वो वसीयत करें। अब यहाँ पर अब उनकी सलाह नहीं ली जाएगी। सबसे पहले तो 1/3 प्रॉपर्टी वसीयत की जा रही है, और 1/3 प्रॉपर्टी एक आदमी अपनी मर्जी से किसी को भी दे सकता है, किसी को भी, लीगल एयर से अलग किसी को भी, और पोता जो है वो लीगल एयर्स में नहीं आता। तो यहाँ पर ऑब्जेक्शन जो है वो बिल्कुल भी उनका वैलिड नहीं होगा, और 1/3 प्रॉपर्टी एक ग्रैंडफादर अपने पोते को दे सकता है, क्योंकि जो पोता है, जो ग्रैंडसन है, वो लीगल एयर्स की लिस्ट में नहीं आता है। तो हमारा यहाँ पे जो मेन मोटिव था वो वसीयत के कॉन्सेप्ट को समझना था, और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वसीयत का कॉन्सेप्ट, विल का कॉन्सेप्ट मुस्लिम लॉ में बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। और अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। मैं आपकी हर क्वेरी का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। और वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। आपके जो फ्रेंड्स जो लोग जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एपीओ की, या फिर जो लोग एलएलबी कर रहे हैं, उन लोगों के साथ भी वीडियो को शेयर कर दीजिए कि वो लोग भी वीडियो से बेनिफिट उठा सकें। उन लोगों के सिलेबस का भी ये पार्ट है, तो उन लोगों को भी बेनिफिट मिले। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता रहे। थैंक यू।